तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग। रेशियो देखियो सिलेबस में नहीं है, प्रोपोर्शन है बस, है ना। प्रोपोर्शन हमको पढ़ना है, रेशियो नहीं है। रेशियो का मतलब क्या है, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस का मतलब उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे 1 रुपए को आप 50 पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो या तो पैसे को रुपए में। हम 1 किलोमीटर को 1 मीटर से कंपेयर नहीं कर सकते, या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को किलोमीटर में। दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, उनको यूनिट भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। दो क्वांटिटीज को हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब वो क्या होनी चाहिए, सेम फील्ड से होने चाहिए, और उनको यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब उनको जाकर क्या करोगे आप, कंपेयर कर सकते हो। अगर हम लेंथ को चाहें मनी से कंपेयर करना तो कर पाओगे, कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। दो सिमिलर सेम फील्ड की फिजिकल क्वांटिटीज को या क्वांटिटीज को ही आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो। और साथ साथ क्या है, उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे हमने कहा अगर सेम क्वांटिटी हमने ले भी ली, यूनिट सेम नहीं है तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। सपोज करो अगर आपने बात कर ली किसकी, सपोज करिए अगर आपने बात कर ली कि मान लीजिए कोई लेंथ आपने मेजर किया, आपने कह दिया ये 2.5 सेंटीमीटर है। दूसरी लेंथ आपने किसी रॉड या किसी चीज की मेजर की, उसको आपने बता दिया 2.5 मीटर है। वो 2.5 सेंटीमीटर था, दूसरा क्या है 2.5 मीटर। इसका मतलब ये नहीं दोनों सेम हो गए, सेम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। लेंथ है, ब्रेड्थ है, जो भी है कुछ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यूनिट डिफरेंट है तो इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तब रेशियो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सिलेबस में रेशियो नहीं है इसलिए रेशियो की बात अपन नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोपोर्शन की बात करेंगे। प्रोपोर्शन में क्या होता है बेसिकली, रेशियो का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। मैं वर्ड्स इनको बता दूं थोड़ा, तब फिर आगे बात करेंगे। रेशियो में जो वर्ड होता है, देखिए A:B जैसे लिखा है, A:B मतलब A रेशियो B। A:B का मतलब A रेशियो, इसमें एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है कॉन्सिक्वेंट। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं भैया इसको, एंटीसीडेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड वाले को कॉन्सिक्वेंट, इसको बोलते हैं अपन कॉन्सिक्वेंट। ये है कॉन्सिक्वेंट, ये क्या है एंटीसीडेंट। इनको जानते रहना। अगर ऐसे इन जनरल कोई बात करेगा तो इसको बोलेगा फर्स्ट एलिमेंट, ये बोलेंगे फर्स्ट एंटिटी है या फर्स्ट एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड एंटिटी या सेकेंड एलिमेंट, ये ऐसे समझिए। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं क्या, एंटीसीडेंट। दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये समझना, पहले वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। बाकी इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म। अगर ऐसे इन जनरल बात कर रहे हैं तो वर्ड्स में अगर लिख कर आ गया तो आइडिया होना चाहिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, हमें जो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में अपने क्या है भाई, सिलेबस में हमारे है ये कि प्रोपोर्शन पढ़ो। व्हाट इज प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझेंगे। हमें पढ़ना है प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, दो रेशियो का कंपैरिजन होता है। दो रेशियो का क्या होता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन, ठीक है, बिटवीन टू रेशियो। और सिंप्लीफाई करें इसको तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं दैट इज इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। जब दो रेशियो के बीच में क्या आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, तो हम कहेंगे वो किस में हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। किस में हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। जैसे लिखेंगे कैसे, जिसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका इसका क्या है, ये ध्यान समझना। प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो सिलेबस अपने है, जो सिलेबस का पार्ट है उसी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे दो रेशियो है हमारे पास, दो रेशियो है। एक रेशियो है मान लेते हैं अपना A:B, और ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, 4 डॉट जो बन गया ना, इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। C:D, दो रेशियो हैं। कौन से दो रेशियो हैं, एक रेशियो कौन सा है आपका A:B, सेकेंड रेशियो कौन सा है भैया आपका C:D। इन दोनों में हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ये जो 4 डॉट बीच में बने हैं, इन 4 डॉट को क्या बोलेंगे, ये जो 4 डॉट बने हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो A:B प्रोपोर्शन C:D, या A:B प्रोपोर्शन C:D। हाँ, वो प्रोपोर्शन है। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, A:B इक्वल टू, इस प्रोपोर्शन के 4, ये जो 4 डॉट है ना, इन 4 डॉट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, C:D। आ गई ना इक्वलिटी। या इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे A/B इक्वल टू क्या है भाई, C/D। A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/D हो गई ना इक्वलिटी।
तो H/B एक रेशियो है, C/D दूसरा रेशियो है, दोनों इक्वल हैं, इक्वलिटी आ गई। H/B का मतलब क्या हो गया भाई, A/B, C/D का मतलब क्या है, C/D, ये दोनों हो गए इक्वल। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, दो रेशियोज को हम इक्वेट करते हैं, इक्वल करके लिखते हैं या उनमें कंपैरिजन की बात करते हैं। बेसिकली होते हैं इक्वल हमेशा प्रोपोर्शन। ये नंबर्स अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, नंबर्स ये अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो इसको, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मैं समझना चाहूँ इसको, देखो कैसे, जैसे मान लीजिए 1/2 है, अरे आपका 2/4 है। देखिए नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं लेकिन रेशियो की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं भाई, 1/2 की वैल्यू भी 0.5 आएगी और 2/4 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0.5 ही आएगी। दोनों रेशियो सेम है, इक्वल है, इक्वल आएगा कि नहीं, इक्वल आएगा, लेकिन नंबर डिफरेंट डिफरेंट लिखे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। ये किसमें है भाई, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, दो रेशियो को हम कंपेयर करते हैं या दो रेशियो को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं आप। तो उनमें इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी आएगी, इस तरह से हम इसको लिख ले जाएंगे। समझ आई बात। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, बेसिकली दो रेशियोज का कंपैरिजन है, या दो रेशियोज के बीच में हम क्या करते हैं, इक्वलिटी होल्ड कराते हैं, या दो रेशियोज को हम इक्वल करके लिखते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए सिंबल क्या बनता है, ये 4 डॉट बन जाएंगे आपके। ये 4 डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इसको मैथमेटिकल टर्म में हमें लिखना होगा तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये A/B इक्वल टू क्या होगा, C/D। फॉर एग्जांपल 1/2 इक्वल टू क्या है आपका 2/4। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही तो आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये इस तरह से लिखेंगे। ये कंपैरिजन और रेशियो का मतलब क्या है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का, दो सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन है, लेकिन यूनिट इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिसे हम 2 kg को 2 ग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, है सेम मास को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यूनिट इनकी क्या होनी चाहिए, सेम। तो रेशियो का मतलब क्या है कि दो क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आई बात। वो नहीं है बस इसलिए उसका ब्रीफ दे रहे हैं ऐसे आके। सिलेबस में हमारा ये है, इसको हमने पढ़ना है, ये हम लोगों ने देख लिया इसको, ये चीज बात समझ में आ रही है। तो प्रोपोर्शन का मतलब इसमें क्या है, बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियोज या इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियोज। ये है अपना, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, हो जाएगा ये। अब प्रोपोर्शन जब आप पढ़ लेते हो तो इसमें प्रोपोर्शन के बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जैसे प्रोपोर्शन आपने अभी जो लिख लिया, अब हमने लिखा क्या है भाई, प्रोपोर्शन हम समझ गए। प्रोपोर्शन हम समझ गए कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये अपने को समझ में आ गया। तो प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है भाई, प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, दो रेशियोज का क्या है, कंपैरिजन है, दो रेशियोज को हम इक्वेट करके लिखते हैं। अब हम जब प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, तो A/B प्रोपोर्शन आप क्या लिखते हैं, C/D। तो आप लिखते हैं A/B प्रोपोर्शन व्हाट, C/D। जब A/B प्रोपोर्शन C/D लिखा है, अब इसमें समझना अच्छे से, ये जो आपका लिख कर आ गया, इसमें जो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। अगर हम नंबर के हिसाब से देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। ये क्या है अपना भाई बताओ, फर्स्ट एलिमेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट नंबर है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड एलिमेंट, या क्या है अपना सेकेंड नंबर, सेकेंड एलिमेंट, या फिर क्या है सेकेंड नंबर। इसकी अपन बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड। क्या बोलेंगे भाई, थर्ड एलिमेंट या थर्ड नंबर है ये आपका। जब आप इसकी बात करोगे तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ एलिमेंट, या फिर ये क्या है, फोर्थ नंबर है। अगर नंबर्स के उसमें लिख रहे हैं तो नंबर्स के इसमें इस आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अदर वे में कैसे समझा जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी चीज को अदर वे में आप कैसे लेंगे, समझेंगे कैसे क्या। देखो हम जब इसको लिख रहे हैं A/B प्रोपोर्शन C/D, A/B प्रोपोर्शन क्या है भाई, C/D। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका और लास्ट वाला एलिमेंट है, ये A और D है। A और D की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, A और, तो A और D को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम्स बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स बोलेंगे। लेकिन जो बीच का टर्म होगा B और C, इसको बोलेंगे मिडिल टर्म्स। क्या बोलेंगे भाई इसको, मिडिल टर्म्स। कभी कभी ऐसे भी बोला जाएगा इसको। तो B और C को क्या बोला जाएगा, मिडिल टर्म्स बोले जाएंगे, और A और D को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स बोलेंगे, या एंड जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एंड जो पॉइंट्स हैं उसको हम बोल रहे हैं।
तो इसको हम लिख लेंगे क्या भाई, अदर वे में इसको ऐसे समझते हैं। पहले और लास्ट वाले एलिमेंट को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, जो बीच में आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल टर्म्स बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं भाई, मिडिल टर्म्स बोलते हैं। बात समझ आ रही? तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। कैसे कैसे बोला जाएगा क्वेश्चन में, अगर वर्ड वाले प्रॉब्लम आते हैं तो कैसे टैकल करना है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? ठीक है। फिर आता है इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अपन, फिर क्या हो जाएगा, लिखो। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है भाई, देखो समझो। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है, यहां लिखना, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है, यहां लिखना भाई, जैसे मान लीजिए इफ ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन व्हाट, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये मान लेते हैं किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर ये तीनों चारों टर्म हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, कौन से टर्म्स लिखे हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी किसमें है भैया, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो कंडीशन क्या होती है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का, ध्यान रखना, ए अपॉन बी, ये जहां पर एंड होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू बी अपॉन सी, फिर ये जहां पर एंड हुआ अगला वहीं से स्टार्ट होगा, सी अपॉन डी। बहुत ध्यान रखना, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, मतलब पहला जहां पर एंड होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, दूसरा जहां पर एंड होगा तीसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा, तब हम कहेंगे कि ए बी सी डी किसमें है भाई, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। एबीसी आपके कब है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, जब ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू क्या है, अगर चार है तो, तीन ही होते तो, अगर ओनली एबीसी की बात की जाती तो, अगर ओनली एबीसी की बात की जाती कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सीपी में है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा भाई, बी अपॉन सी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। अगर केवल तीन ही है, अगर केवल क्या है भाई, तीन ही है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, ये ध्यान रखना। रिलेशन क्या होगा इसमें भाई, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इससे हमारा आ जाएगा एबीसी में रिलेशन, इससे अपना क्या आ जाएगा, एबीसी में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत, बोलो भाई। ठीक, इसमें भी एक के मेथड आएगा, उसको मैं बता दूंगा के मेथड। अगर इससे मैं रिजल्ट निकालना चाहूं तो क्या क्या निकाल सकता हूं, क्या क्या पॉसिबल आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट की बात आती है इसमें के मेथड की, किसकी बात आती है भैया, के मेथड। जो रिजल्ट्स हमने निकालने हैं इससे यहां देखना क्या है, जो रिजल्ट्स यहां से हमें मिलेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो क्या होगा, अगर ये तीनों इक्वल है ना भाई, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी है, अगर मैं फर्स्ट टू को लूं, ए अपॉन बी इक्वल टू क्या ले रहा हूं भाई, बी अपॉन सी, तो यहां से क्या आएगा जरा देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई, ए सी आएगा। क्या वही चीज है, ये सेम वही चीज है जो पीछे लिखे अभी। और अगर मैं इक्वल कर रहा हूं किसको भाई, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बी अपॉन सी और सी अपॉन डी को इक्वल करूं तो यहां से क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी डी। जहां जिस तरह की जरूरत रहेगी, हमें नीड रहेगी, हम ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ले लें तो, फर्स्ट और थर्ड को ले लें, ए अपॉन बी इक्वल टू अगर हम ले लें क्या भाई, सी बाई डी, तो यहां से क्या आएगा जरा बताना, ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, सिंपल बात है क्या, एकदम एकदम इजी बात, एकदम से इजी बात है ये, कोई टेंशन भाई। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तीनों इक्वल है, तो पहले हमने फर्स्ट टू को इक्वल कर लिया, फिर लास्ट टू को कर लिया, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को कर लिया, तो ये हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोई दिक्कत, मतलब क्वेश्चन में अगर ये सब कंडीशंस मिलेंगे तो हम अपने क्वेश्चन की नीड के हिसाब से इसमें से चीजें क्या कर लेंगे, डेराइव कर लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक, अब क्या होता है बेटा, एक आता है इसमें के मेथड। क्या आता है भैया, के मेथड। उस के मेथड को अपने को समझना बहुत जरूरी है। मैं हटाऊं इसको, हटाओ भाई, समझना के मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी।
इसलिए हम के मेथड जरूर करेंगे। हम के मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? के मेथड की। हम बात कर रहे हैं के मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये, जिससे हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, के मेथड की बात करने जा रहे हैं। के मेथड में क्या है? कुछ नहीं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी सी चीज है। बस नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया गया है कि लगता है कि एकदम साला बहुत टफ है, लेकिन कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। देखो कैसे, ए बी सी डी आपके कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में है। किस प्रोपोर्शन में है भैया? कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में। अगर ये कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में है तो बहुत ध्यान समझना, दिस ऑल इक्वल टू हम मान लेंगे के, कुछ मान लेंगे क्या है भाई? के। सिंपली हमने मान लिया क्या है भाई? के है। क्या है? के। अब मैं ए की वैल्यू अगर बी के टर्म में निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? ए की वैल्यू मुझे बी के टर्म में निकालनी है, तो भाई ये सारी वैल्यू के इक्वल है, तो जरा बताना ए अपॉन बी इक्वल टू क्या आएगा? के आएगा। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरा बताना। ए इक्वल टू क्या आएगा? अरे बी के आ जाएगा। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी के आ जाएगा। और मैं अगर बी और सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं भैया, बी की वैल्यू सी के टर्म में निकालना चाहता हूं या सी की वैल्यू बी के टर्म में निकालना चाहता हूं, तो कैसे होगा भैया? के मेथड से यूज कर ले भाई, के यूज करेंगे हम। तो बी अपॉन सी इक्वल टू क्या होगा यहां से बताओ? के। अगर बी की वैल्यू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? सी के आ जाएगा। फिर क्या है भाई? सी अपॉन डी इक्वल टू क्या है जरा बताना? के। यहां से क्या होगा? सी इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। बहुत इजी सा तो है। दिस इक्वल टू, अब देखो जो रिलेशन हमने पीछे लिखे हैं वो कैसे आएंगे, जरा ध्यान समझना। अगर हमने दिस इक्वल टू के माना है, हमें बी की वैल्यू निकालनी होती, इसका उल्टा ही हो सकता है। जहां जिस तरह की जरूरत रहेगी ले लेंगे भैया, देखना समझना। यहाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कहीं आता, ये सपोज करो अगर ऐसे आता कि भाई ए अपॉन बी इक्वल टू के है, आप बी की वैल्यू ए के टर्म में निकाल लो, तो ए अपॉन बी इक्वल टू अगर के है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई के इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा कि नहीं? अरे के को इस साइड लाएंगे, बी को उस साइड ले जाएंगे, बी की वैल्यू ए के टर्म में ऐसे आ जाएगी। ये तो इक्वेशन का गेम है, शिफ्टिंग का गेम है बस, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ रहे हो कि नहीं? ये तो बस शिफ्टिंग का गेम है कि इसको इधर से उधर शिफ्ट कर दिए, उसको इधर से इधर शिफ्ट कर दिए, जो वैल्यू निकलनी है निकल के आ गई। कोई दिक्कत? बोल भाई। नहीं ना? समझ आ रही है बात? ये समझ आ रही है ना? अब जरा समझना, जब ये चीज आ गया अपना, अब देखना ये चीज जब आ गया, अब समझना। देख, अब जो वैल्यूज हमने पीछे लिखे थे उसको जरा देखते हैं इसमें कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं यहां से देखो भाई, आपने पीछे क्या निकाला? बी स्क्वायर अपॉन क्या है? अगर मैं यहां से के की वैल्यू निकालूं, इस इक्वेशन से के की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा जरा देखना। के इज इक्वल टू क्या आएगा? के इज इक्वल टू क्या आएगा? बी अपॉन सी। और ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रखना चाहता हूं। जब ये वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या होगा जरा ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू बी बाई सी होगा भाई। बी स्क्वायर हो गया, सी सीधा मल्टीप्लाई कर दो। यही तो पीछे आया था एक रिजल्ट, यही आया था कि नहीं पीछे? मेरे कहने का हम वैल्यूज अपना रख लेंगे, इस तरह से चेंज कर लेंगे, लेकिन जो हमें समझना है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको हटाओ भैया। देखो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं ये देखना, ये तो अपना समझने के लिए है कि कैसे हम कन्वर्जन कर लेंगे। अब आ जाओ, अब देखो हमें क्या करना होगा जब हम के मेथड लगाएंगे। बहुत समझना ध्यान से, जब हम कौन सा मेथड लगाएंगे? के। तो आप ये समझना कि आप हर एक वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहेंगे, या तो सबकी वैल्यू हम बी के टर्म में लिख लें, या तो सबकी वैल्यू हम सी के टर्म में लिख लें, या तो सबकी वैल्यू किसके टर्म में लिख लें? डी के टर्म में लिख लें। बहुत आसान होता है सबकी वैल्यू लास्ट वाले एलिमेंट के टर्म में लिखना। जैसे सबकी वैल्यू मैं किसके टर्म में लिख लूं? डी के टर्म में लिख लूं। सबकी वैल्यू किसके टर्म में लिख लूं? डी के टर्म में। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, समझना कैसे। लास्ट वाले एलिमेंट के टर्म में लिखना सबसे आसान होगा, मैं बता रहा हूं कैसे समझना। इसका मतलब मुझे डी के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? ए की वैल्यू भी हमें डी के टर्म में लिखनी है, बी की वैल्यू। पहले मैं बी की वैल्यू डी के टर्म में लिखता हूं। अगर मैं बी की वैल्यू डी के टर्म में लिखूं तो सी इक्वल टू क्या है जरा बताना? डी के है। इस एक्सप्रेशन में जहां सी आ रहा है वहां क्या रखूंगा? डी के। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना? डी के स्क्वायर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा जरा बताना भैया? डी के स्क्वायर। अब मैं पहुंचता हूं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में हम क्या करें? अगर मुझे ए की वैल्यू डी के टर्म में निकालनी है तो बी इक्वल टू डी के स्क्वायर आया है।
अब बी के प्लेस में हम क्या रखेंगे, डी के स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, डी के क्यूब आ जाएगा, डी के क्यूब आ जाएगा क्या, तो ए की वैल्यू भी डी के टर्म में आ गई, बी की वैल्यू भी डी के टर्म में है और सी की वैल्यू तो डी के टर्म में ऑलरेडी दी है, डी जहां रहेगा डी रहने देंगे। जब भी हम के मेथड लगाएंगे तो हम ध्यान किस बात का रखेंगे कि सबके वैल्यू किसी एक वेरिएबल के टर्म में रख लेंगे, किसी एक के टर्म में रख लेंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हम के मेथड लगाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि सबकी वैल्यू किसी एक के टर्म में निकाल लेंगे। अब वो टर्म कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला देखेंगे कोशिश, वो सबसे इजी होता है निकालने को, तो किसी के भी टर्म में निकाल सकते हो। सबसे इजीएस्ट वे की हम बात कर रहे हैं कि हम किसके टर्म में किसको निकालना चाहेंगे, तो सबकी वैल्यू लास्ट वाले वेरिएबल लास्ट एंटिटी के टर्म में निकालना चाहेंगे। जब लास्ट वाले के टर्म में निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, ए की वैल्यू लिख दिया भाई, बी की वैल्यू लिख दिया और सी की वैल्यू डी के टर्म में ऑलरेडी दिया है। एक्सप्रेशन में जहां डी होगा डी को रहने ही देंगे, जहां जहां डी होगा वहां डी को हम रहने ही देंगे। समझ गए बात अपनी, सभी की वैल्यू किसी एक के टर्म में लिख लेंगे और कैसे लिखेंगे, के मेथड से लिखने का तरीका है। जब भी हम के मेथड लगाएंगे तो हमें इतना ध्यान रखना है, दैट्स इट और कुछ नहीं। और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ आ रही बात अपनी, कोई दिक्कत, ये के मेथड समझ गए, ठीक है ना। और हमने बता दिया कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया और ये क्या है ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, चले। तो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब एक जहां पर एंड होगा दूसरा वहीं से क्या होगा, एक रेशियो जहां पर एंड होगा दूसरा रेशियो वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई अपनी, ठीक है भाई, चले आगे। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कब क्या कैसे होगा, सब लिखते रहना, लिख रहे हो ना सब लोग, ठीक आगे बढ़ो। अब जब ये हो गया तो एक टर्म आता है मीन प्रोपोर्शन का आता है, किसका होता है भाई, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है समझना। अब ए बी हमारे मान लेते हैं क्यों रेशियो है, लेट एज टू बी इज ए रेशियो, एज टू बी क्या है, एक रेशियो है, और एम इसका क्या है, मीन प्रोपोर्शन, एंड व्हाट एम बी द इट्स व्हाट बी द इट्स मीन प्रोपोर्शन, be the its mean proportion। अगर ये इसका मीन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है कि ए एम बीच में आएगा, मीन प्रोपोर्शन हमेशा दोनों के बीच में आएगा। ये किस में हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे भाई, कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में होंगे। तरीका बता रहा हूं, बाकी तुम फॉर्मूला याद करके भी काम चला सकते हो। तो मीन प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है, इनके बीच में आएगा, कहां आएगा, बीच में आएगा। और ये किस में होंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। अगर कॉन्टिन्यूड में होंगे तो क्या होगा फिर, अगर कॉन्टिन्यूड में होंगे तो कॉन्सेप्ट हमने पीछे क्या बताया कि ए अपॉन एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एम अपॉन बी। अगर ए एम बी आपके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ए अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन बी होगा ना। एक जहां पर एंड होगा दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। यही तो बताए थे, ये होगा। तो जरा बताना, अब इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू हमें निकालनी है, m ही तो चाहिए हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा बताना क्या होगा, m से m को मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा भाई, ए बी, हमें चाहिए m, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा भाई, तो a इज टू बी या a रेशियो b का अगर हमें मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट लेकर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। दोनों का प्रोडक्ट लेकर क्या ले लेंगे भाई, स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं इसको भैया, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब अगर कहीं क्वेश्चन आता है इस तरह से, अगर कहीं पर आपका क्वेश्चन आता है, कैसे भाई क्वेश्चन आता है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ कि 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, या 4 और 9 का, या 4:9 का भाई क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा,
4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? जब 4 और 9 की मीन प्रोपोर्शन की आप बात करते हो तो क्या है ये अपने को बताना है। 4 और 9 के जब मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे भाई बताओ? मीन प्रोपोर्शन भाई रूट में इन दोनों का क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट, मतलब दोनों के प्रोडक्ट का क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर रूट। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 6। इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा भाई? 6। हम ये समझते हैं कि जो भी अगर जैसे मान लीजिए एम ए और बी का मीन प्रोपोर्शन है, एम अगर ए और बी का क्या है? मीन प्रोपोर्शन है, तो एम का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या आएगा? इक्वल आएगा। मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर हमेशा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या आएगा? इक्वल आएगा। या एम इज इक्वल टू रूट में क्या होगा? ए बी। ये हमने पीछे देख लिया। अगर एम ए और बी का मीन प्रोपोर्शन है तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू बी होगा। या एम इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा? ए बी आएगा। क्लियर है बात? जिसे कहता है कि x इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a इंटू बी। या x इक्वल टू रूट में क्या होगा? ए बी। बात समझ में आ रही है? कहीं कुछ तरह का आता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे ये समझना। डन? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये है अपना, ये मीन प्रोपोर्शन की बात। फिर आती है थर्ड प्रोपोर्शन की बात। किसकी बात आती है भैया? थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूं तो ध्यान रखना, थर्ड प्रोपोर्शन, अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हो तो क्या? थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि a इज टू बी मान लीजिए दिया है आपका, थर्ड वाला नहीं पता है। थर्ड क्या मान लेते हैं? लेट थर्ड इज व्हाट? लेट x बी द व्हाट? बी द थर्ड प्रोपोर्शन। लेट x बी द व्हाट? थर्ड प्रोपोर्शन। लेट x बी द व्हाट? थर्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होगा कि a b x किस में हो जाएंगे? ये होंगे कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन। ये होंगे कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन। अगर एक कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन है तो जरा बताना फिर क्या होगा? अगर ये कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा भैया बताओ? a अपॉन b इक्वल टू क्या होगा? b अपॉन x। x है ना, थर्ड ही तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें निकालना क्या है यहां से? x। तो ax इक्वल टू क्या आएगा जरा बताना? b स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आएगा जरा बताना? b स्क्वायर अपॉन a। इसका मतलब अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा? सेकेंड के स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। ऐसे निकल जाएगा। सेकेंड के स्क्वायर को भाई फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। लिख लो बेटा, सेकेंड को स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो दिक्कत तभी आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए आएगा? बस ठीक, तभी निकालने को आ जाएगा क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे निकालेंगे? हटाएं से, उसमें कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन को कैसे बताते हैं हमको कैसे होगा। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो कैसे? देखो, अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैसे निकालेंगे ये समझना। तो मान लेते हैं ए बी सी तीन तो दिए ही है, चौथा हमने मान लिया क्या भाई? x है। हमने मान लिया चौथा क्या है? x है। चौथा हमने मान लिया क्या भाई? x है। हमें निकालना है क्या है? x। क्या निकालना है? x। यहां से होगा क्या भाई? a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है? a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन x होगा। a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन x। ये कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ये आपके कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। चौथे वाले की जब बात करेंगे कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूएट में होंगे। कॉन्टिन्यूएट में कब होगा? जब मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, जब मिडिल वाले टर्म की हम बात करेंगे तब। अरे सेकेंड और थर्ड टर्म हमारा मिडिल टर्म होता है ना, तब की बात करेंगे तभी होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट की बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे तो वो क्वांटिटी प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। फिर ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन एक्स। हमें एक्स निकालना, निकल जाएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बहुत इजी है ये, हो जाएगा बीसी। सो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना? बीसी अपॉन, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? इजी है एकदम।
बहुत इजी है करना, इसको बहुत क्या है, इजी है ना, हो जाएगा। डन, यहां तक सही है। ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब तो ये तो हो गई कुछ मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, हम कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया अपने को। हमें जो करना है वो क्या है भाई, हमें करना है अब प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज, जिससे हम लोग मेजरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, वैल्यूज निकालने के लिए आते हैं, हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करके वैल्यूज या उसकी प्रूविंग करेंगे जो भी आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। 3-4 प्रॉपर्टीज है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन अपना खत्म होता है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, लास्ट है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। हेडिंग करो बात, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा। मान लेते हैं प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है भाई, A/B इक्वल टू क्या है, C/D। एक प्रोपोर्शन अपना हमने मान लिया क्या है भैया, A/B इक्वल टू क्या है, C/D है। पहला हम पढ़ाएंगे आपको अल्टरनेंडो। क्या पढ़ाएंगे भैया, अल्टरनेंडो। कि अल्टरनेंडो क्या होता है भाई, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या है कि ऑल्टरनेट की पोजीशन क्या करेंगे, एलिमेंट्स की चेंज करेंगे। जैसे क्या चेंज करेंगे, देखो ना भैया, ऑल्टरनेट की पोजीशन चेंज करेंगे। कैसे समझना, डायगोनली इनकी पोजीशंस को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। डायगोनली समझ रहे हो ना, या तो इनके चेंज कर लेंगे या इनके, दोनों नहीं करना, किसी एक ही डायगोनल के अलॉन्ग चेंज करना। अगर इसके अलॉन्ग कर रहे हो तो क्या होगा, A/C इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, B/D होगा। या आप क्या कर सकते थे, इसके अलॉन्ग अगर चेंज करोगे तो D/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भाई, D/B इक्वल टू क्या होगा, C/A हो जाएगा। C/ क्या हो जाएगा, डायगोनली चेंज करेंगे और किसी एक को ही करेंगे। तो ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन। डायगोनली हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। C के प्लेस पे B, B के प्लेस पे C, या तो A के प्लेस पे D, D के प्लेस पे A, कोई एक ही करेंगे, किसी एक ही डायगोनल के अलॉन्ग ऑल्टरनेट पोजीशन में ऐसे क्या करेंगे, उनको उनकी पोजीशन को ऑल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, ऑल्टर। दोनों कर देंगे तो बात एक ही हो जाएगी, कोई मतलब, ठीक है ना, आगे बढ़े। फिर आता है इन्वर्टेंडो। क्या आता भैया, इन्वर्टेंडो। सेकंड है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो इनवर्स करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इनवर्स। अभी देखो क्या है, यहाँ हमारा जो टर्म लिखा था वो क्या है भैया, A/B इक्वल टू C/D है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, B/A इक्वल टू D/C। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, सब उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। A/B को B/A लिख देंगे, B/A लिख देंगे, और C/D को क्या लिख देंगे भैया, D/C। इन्वर्टेंडो का मतलब जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, एकदम रेसिप्रोकल है ऐसा बोलेंगे उसको इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब इनवर्स से बना है इन्वर्टेंडो। इनवर्स का मतलब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल, उसको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा आता है कंपोनेंडो। क्या था भाई, कंपोनेंडो। थर्ड है आपका कंपोनेंडो। बहुत यूज होता है बेटा, क्या करूं, जैसे A/B इक्वल टू C/D आपका एक रेशियो है, इसका हम क्या लगा रहे हैं भैया, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या है, कंपोनेंडो का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर में दोनों को प्लस करके लिख लेंगे, या क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस करके लिखेंगे। या हम लिखेंगे क्या, A+B/B। यहां ऊपर हमने दोनों को प्लस करके लिख दिया, तो नीचे जो आएगा वही लिखेंगे, नीचे जो है वही लिखा रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे। और वहां अगर हमने इस साइड ऊपर लिखा है तो राइट साइड में हमें कहां रखना पड़ेगा, वहां भी ऊपर ही लिखना पड़ेगा, गलत न कर देना, दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड हमने +1 किया है, या ऐसे समझो कि दोनों साइड हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके ऊपर लिखा, इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखा, इन दोनों को भी ऐड करके ऊपर लिखेंगे। नीचे लिख रहा है इस साइड तो नीचे लिखेंगे, है ना। अगर नीचे लिख रहे होते तो A/A+B, उधर भी क्या लिखते हैं, C/C+D। तो कंपोनेंडो का मतलब बेसिकली क्या है, इनको प्लस करके लिखेंगे हम। अगर प्लस करके ऊपर पहले लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी ऊपर ही लिखेंगे,
नीचे लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी कहां रखेंगे, हम नीचे ही रखेंगे, लिखेंगे। समझ गए कंपोनेंडो का मतलब? कंपोनेंडो का मतलब क्या है, प्लस करके लिखना है दोनों एलिमेंट। प्लस करके ऊपर लिख रहे हैं तो पहले ऊपर लिखेंगे, इधर लिख रहे हैं तो साइड भी ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं तो साइड भी क्या करेंगे, नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना कि नीचे वाला एलिमेंट जो है वही लिखा जाएगा। यहाँ बी है तो बी लिखा जाएगा, यहाँ डी है तो डी लिखा जाएगा। अगर नीचे लिख रहे हैं प्लस करके तो ऊपर जो एलिमेंट है वही लिखा जाएगा दोनों साइड। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। फिर आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो डिफरेंस लेंगे भैया। अब a अपॉन बी है इज इक्वल टू क्या है भाई, c अपॉन डी। तो यहां डिफरेंस लेकर लिखेंगे। हाँ हाँ, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। वेरी गुड। या क्या कर सकते थे, अगर डिफरेंस लेके नीचे लिख रहे हैं तो नीचे लिखना पड़ेगा a अपॉन a माइनस बी c अपॉन। जरूरी नहीं है कि a में से b को माइनस करें, b माइनस a भी लिख सकते हैं आप। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये कोई जरूरी नहीं है कि a माइनस बी ही लिखें, हम b माइनस a भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, राइट साइड में भी हमें d माइनस सी लिखना पड़ेगा, राइट साइड में भी क्या रखना पड़ेगा, d माइनस सी रखना पड़ेगा। ठीक है, यह है डिविडेंडो। ये क्या है भाई, डिविडेंडो। फिर आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, दोनों को साथ मिलाकर लिखेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात करेंगे भैया तो दोनों ही लगा देंगे। मतलब अब तो पहले में एक एक था, पहले एक एक था ना, सिर्फ कंपोनेंडो था तो प्लस किए थे, डिविडेंडो था तो माइनस किए। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों आ गए तो क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, माइनस भी। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है, द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी इन प्रोपोर्शन, यही है। क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में जो आ रहे हैं बार बार ये कहते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रूव दिस, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन प्रूव दिस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी, ध्यान रखना। मेजरली ये यूज होंगे, बाकी ये सब भी ध्यान रखना, पीछे वाले भी जो बताया ध्यान रखना आपका। तो हमने देख लिया भाई, फटाफट देख लो। ऑल्टरनेटो में क्या है, ऑल्टरनेटिव पोजीशंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, इनवर्स रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर भाई क्या होता है, डिविडेंडो में क्या होता है, माइनस डिफरेंस लेते हैं। कंपोनेंडो में प्लस करके लिखते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो में प्लस और माइनस। बस ऑर्डर का ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस करके लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी प्लस करके लिखेंगे। हाँ, ऑर्डर मेंटेन रखना है, बस हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना। ठीक, समझ गए। एक लास्ट है आपका, बस जल्दी जल्दी बता दें कि मेथड का ही कंटिन्यूएशन है, लेकिन बस ध्यान रखना कुछ और, कि अगर कहीं पर मान लीजिए कोई रेशियो दिया है, ऐसे बहुत सारे रेशियो दिए हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या दिया भाई, मान लेते हैं d अपॉन एफ, a अपॉन बी, b अपॉन सी क्यों लिख दिया, a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, e अपॉन मान लेते हैं क्या है, f है। बहुत सारे ऐसे दिए हैं रेशियो, तो इन सबको हम प्लस करके लिखेंगे तब भी बात वही आएगी। क्या भैया, न्यूमरेटर को सबको ऐड कर लें और डिनोमिनेटर को सबको ऐड कर लें, a प्लस सी प्लस ई अपॉन क्या होगा, प्लस एफ, तब भी ये सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर हम के मानना चाहें तो के, इसको के मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग, दिस आर इक्वल टू क्या मान ले, के हो जाएगा। अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में प्लस करके लिखेंगे, तब भी ये सब क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। मैं एग्जांपल ये एक दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ इसको, बाकी तो इजी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1/2 इक्वल टू 2/4 है कि नहीं, जरा बताना। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके लिखूँ, ऊपर वाला क्या गया भाई, 1 + 2 अपॉन क्या है, 2 + 4, अभी कितना आ गया, 3/6। अभी भी है कि नहीं सेम, है देखो तीनों सेम है कि नहीं, हमेशा सेम है।
कितना भी ज्यादा दिए रहे, कितने भी ज्यादा फ्रैक्शन दिए रहेंगे, रेशियो दिए रहेंगे, सम करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तब भी हमेशा सेम ही आएंगे, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। दिस ऑल इक्वल टू के मानकर के मेथड से भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत? सारी प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इतना ही प्रोपोर्शन में पढ़ना है। प्रोपोर्शन के इतने कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला याद करने जैसा है क्या, बस समझना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। प्रोपोर्शन और कुछ चैप्टर्स तो आपको एकदम आपके लिए एकदम जैसे बोनस है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी कैलकुलेशन, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन, आप सारे मार्क्स स्कोर कर लोगे, बहुत इजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, इनका ध्यान रखना। प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना था, कैसे नहीं करना। हाँ तो बेटा पीछे वाली क्लासेस का ही तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यूएशन होती हैं आगे, तो वही सब तो पढ़ के रखना है, पढ़ के रखिए उसको, हर चीज हो जाएगा उसमें थोड़ी है। रिवीजन कर लेना, इसी प्रैक्टिस करना, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? डन? ठीक है फिर, थैंक यू।